नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार चुनाव में हार क्या हुई, महागठबंधन की चारों तरफ एकदम तमाशा मचा हुआ है और मोदी जी का सपना फिर से जिंदा हो गया है। नरेंद्र मोदी ने इस हार के बाद, महागठबंधन की इस हार के बाद भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी यह की कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंट सकती है। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। वैसे ये नरेंद्र मोदी का पुराना सपना है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो नेशनल लेवल पर उनको चुनौती दे सकती है। तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस अगर खत्म हो जाए, कांग्रेस अगर दो हिस्सों में बंट जाए, कांग्रेस अगर बर्बाद हो जाए, तो उनका जो राज है वो लगातार चलता रहेगा। बड़ी आवाज उठाने वाला कोई बचेगा नहीं। लेकिन एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है और दूसरी तरफ कांग्रेस की हकीकत है। सच यह है कि कांग्रेस के अंदर भी इस चुनाव के बाद, इस चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा, उसके बाद एक खदबदाहट तो है। अभी कोई पब्लिकली आकर नहीं बोलेगा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से मेरे पास फोन आए हैं और लोग बात कर रहे हैं, यह समझ में आ रहा है कि कार्यकर्ता के अंदर भी गुस्सा है, नेता भी निराश है और सबको उम्मीद है कि राहुल गांधी पार्टी को आगे ले जाने के लिए अब अपनी रणनीति बदलें। दरअसल राहुल गांधी पर एक आरोप चारों तरफ से यह लग रहा है कि वो चुनाव को सीरियसली नहीं लेते हैं, चुनाव के पहले बाहर चले गए, वगैरह वगैरह वगैरह। और ठीक सी बात है, अगर जीत का श्रेय दिया जाएगा राहुल गांधी जी को, तो हारने की जिम्मेदारी भी वही लेंगे, कोई और नहीं लेगा। और इन जिम्मेदारियों से राहुल गांधी कभी बचे भी नहीं हैं। राहुल गांधी ने जिम्मेदारियां ली हैं। प्रॉब्लम यह है, 2-3 शिकायतें जो सबसे ज्यादा हैं उनमें यह है कि दक्षिण भारत के लोगों को ज्यादा भर दिया गया है पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर में। जैसे संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वेणुगोपाल साहब, वो भी साउथ इंडियन हैं। बिहार में जिनको चुनाव लड़ाने भेजा गया था अल्लाह वरू, वो भी साउथ इंडियन है। और साउथ इंडियन होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेणुगोपाल के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदी में बोलते भी नहीं है। पता नहीं हिंदी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ऐसे में कार्यकर्ता से कैसे बात कर पाएंगे। अल्लाह वरू के बारे में कहा गया उन्होंने कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं, चुनाव का कोई अनुभव रहा नहीं। तो बिहार में जाकर उन्होंने जो चुनाव लड़ा या जिस तरह का गठबंधन किया या जिस तरह के टिकट बटे, उससे कई तरह की दिक्कतें पैदा हुई। अब ये राहुल गांधी पर है कि उसको कितना सीरियसली लेते हैं, अपनी रणनीति बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। लेकिन बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस में दो फाड़ हो न हो वो तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी के परिवार दोनों के अंदर एक बंटवारा बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा है। रोहिणी आचार्य का वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वो निकली, गाड़ी से बाहर निकली, एयरपोर्ट के सामने पत्रकारों ने घेर लिया। उसके बाद लगभग उनकी आंखें भरी हुई थीं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया और अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, वगैरह वगैरह, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, बहुत साफ दिखा रहा था कि लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद जी की दूसरे नंबर की बेटी हैं। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती हैं, दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य हैं। और अचानक से चर्चा में आई थी जब उन्होंने लालू जी को अपनी किडनी दान की थी। उसके बाद वो लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ी, लोकसभा का इलेक्शन हार गई। और अब इस इलेक्शन के बाद, जो ये इलेक्शन हारा है महागठबंधन, उसके बाद वो परिवार से बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद दुनिया भर के सोर्सेस से बातें शुरू हो गई। किसी ने छापा कि सारे लोग घर पे बैठे हुए थे, उसमें रोहिणी आचार्य भड़क गई। उन्होंने कहा जिस तरह से टिकट दिया गया उसकी वजह से ये सारा हार हुआ, जिस पर तेजस्वी को गुस्सा आ गया। उन्होंने भी कुछ कह दिया, चप्पल वप्पल चलाने की बात आ रही है। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, घर के बंद दरवाजों में क्या हुआ ये तो घर के लोग ही जान सकते हैं। लेकिन लालू परिवार में जो बंटवारा है बहुत साफ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह बताई जा रही है संजय यादव को। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। पिछले दिनों में लगातार तेजस्वी यादव के करीब आते गए हैं और उनके ऊपर दर्शन शाह, आपको याद होंगे, एक कैंडिडेट थे,
कैंडिडेट होना चाहते थे, गए थे घर पे, उनको कोई बात नहीं सुनी गई। उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े वगैरह फाड़ लिए, सड़क पर लेट गए और उन्होंने कहा था कि 25 सीटें सिर्फ जीतेगी। और उन्होंने एक बड़ा आरोप यह लगाया था कि 5 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है टिकट के लिए। पहले इस तरह के आरोप मायावती जी पर लगते रहे हैं, लेकिन आरजेडी के अंदर इस तरह का आरोप बहुत सीरियस है। और बाद में कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए और ऐसे में कई योग्य उम्मीदवारों की जगह ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जिनके जीतने की संभावना नहीं थी। और ये पैसे लेने देने की जो बात हो रही है उसमें संजय यादव का नाम आ रहा है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने रमीज नेमत का भी नाम लिया है। रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं और सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। ये तेजस्वी के वार रूम की जिम्मेदारी संभालते हैं और उनके ऊपर यूपी के 2 थानों में हत्या, गैंगस्टर एक्ट समेत 12 केस चल रहे हैं। तो ये रमीज और संजय यादव, इन दोनों को लेकर परिवार में एक बंटवारा बहुत साफ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव पहले अलग हो गए। लालू जी के परिवार के बारे में आप लोग जानते हैं, 7 बेटियां हैं बड़ी, और उसके बाद तेज प्रताप यादव हैं और सबसे छोटे जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को ही आरजेडी की कमान सौंपी गई। तेज प्रताप यादव आरजेडी में थे, उनको बाहर निकाला गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा। मुझे नहीं लगता कि आरजेडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अगर 5000 वोट भी उनको मिले हैं तो वो आरजेडी के वोट ही होंगे। तो जाहिर है कि जहां पर उनके उम्मीदवार लड़े वहां पर आरजेडी का वोट तो कटा ही होगा। इसके अलावा उन्होंने लगातार बयान दिए। और अब जो आ रहा है, तेज प्रताप यादव के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो कहा है कि एनडीए को हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं, और कुछ तो है नहीं, उनके पास सीट तो आई नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ नैतिक समर्थन दे रहे हैं। यानी पहली बार लालू यादव के परिवार से एक व्यक्ति जो है वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को खुला समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। यह बंटवारे का सबसे बड़ा मामला है। और ऐसे में लालू परिवार के और लालू जी के करीबी रहे पुराने लोग जिनको किनारे कर दिया गया था, वो भी एक एक कर धीरे धीरे जबान खोल रहे हैं। जैसे शिवानंद तिवारी वरिष्ठ नेता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से सीनियर हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, समाजवादी आंदोलन में जेपी के साथ सक्रिय रहे हैं, उसी आंदोलन से आए हैं जिस आंदोलन से लालू प्रसाद यादव आए थे। उन्होंने फेसबुक पर 2 पोस्ट लिखी और जिसमें लालू यादव को धृतराष्ट्र बताया और तेजस्वी को सपनों की दुनिया में मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला बताया। आज जो उन्होंने पोस्ट लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं लालू यादव की ही बात करूंगा क्योंकि तेजस्वी तो उन्हीं की राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। अब जो कुछ उन्होंने लिखा है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी दिख रहे हैं और एक बड़ा आरोप यह है, उन्होंने कहा कि मुझे सभी पदों से इसलिए हटाया गया क्योंकि मैंने तेजस्वी से यह कहा था कि राहुल गांधी के साथ मिलकर एसआईआर पर सड़कों पर आंदोलन करो, और वो तेजस्वी को अच्छा नहीं लगा था। शिवानंद तिवारी को कल मैंने फोन किया, उनसे थोड़ी बात भी हुई थी। ये सब बातें जो उन्होंने लिखी हैं वो कंफर्म भी की। मैं चाहता था कि वो चैनल पर आए, बात करें, लेकिन अभी ये संभव नहीं हुआ। आगे वो आते हैं तो मैं बात भी करूंगा। शिवानंद तिवारी का ये सब कहना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, एक जमाना था जब लालू जी की पार्टी में, उस पार्टी को हमेशा से यादव मुसलमानों की पार्टी कहा गया, लेकिन लालू जी की पार्टी में दूसरे वर्गों से भी बड़े महत्वपूर्ण नेता थे। रघुवंश बाबू आपको याद होंगे। जगदानंद सिंह 1 महीने से पार्टी के किसी प्रचार में नहीं शामिल हुए, चुनाव की प्रक्रिया में नहीं शामिल हुए। एक जमाने के बहुत वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे थे वो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो आए, लालू प्रसाद यादव के घर वर गए। वो उन्होंने अभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो निगेटिव हो। शिवानंद तिवारी, ये सारे लोग लालू प्रसाद यादव के साथ के लोग रहे हैं और इन लोगों ने अच्छे बुरे में उनका साथ निभाया। हालांकि रघुवंश बाबू अपनी मृत्यु के कुछ पहले नाराज थे, खिन्न थे, ऐसा भी लग रहा था कि पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीते जी वो आरजेडी में ही रहे और उनके मरने के बाद बहुत इमोशनल पोस्ट भी तेजस्वी और बाकी लोगों ने किया था। आज की डेट में आप देखेंगे तो तेजस्वी के आसपास दूसरी पांत का कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं देता है और ये किसी भी पार्टी के लिए खतरनाक है। अब परिवारवाद तो है ही, लालू जी ने जो कमान है वो उन सीनियर लीडर्स की जगह अपने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंपी, जिनकी उम्र मेरे ख्याल से 36-37 साल है अभी। उनके पैदा होने से पहले ये सारे लोग जो हैं वो बड़े नेता बन चुके थे।
तो ये परिवारवाद तो अपने समाज में है ही, अपनी राजनीति में भी है, इस पर बात करना बेकार है। रामविलास जी भी गए तो उनके बेटे ने ही कमान संभाली, बाकी जगहों पर भी यही हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों में तो खास तौर पर यही हो रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में जब उनके परिवार के अंदर ही दिक्कत आई है, पहले रोहिणी आचार्य बाहर निकली, फिर कहा जा रहा है कि 3 और बेटियां वहां थीं राबड़ी आवास में, वो भी बाहर निकल आई। हालांकि मीसा और रोहिणी को छोड़कर बाकी लोग पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव नहीं हैं, अपनी अपनी पारिवारिक जिंदगी जी रही हैं। लेकिन दोनों सबका बाहर निकल आना, परिवार का सीधे सीधे 2 हिस्से में बंट जाना, यह अपने आप में बता रहा है कि आरजेडी के लिए आगे की राह आसान नहीं। संजय यादव पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर हैं। मैं नहीं जानता आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। मैं लालू यादव के परिवार का करीबी नहीं हूं, तेजस्वी का करीबी नहीं हूं, तो मैं नहीं जानता। जो खबरें आती हैं, और दिल्ली में बहुत सारी इस तरह की खबरें छन छन के आती रहती हैं जो चिंता पैदा करने वाली होती हैं। ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव उस रास्ते से कायदे से नहीं चल पा रहे हैं जिस रास्ते को उन्होंने चुना है, यानी राजनीति का रास्ता। ऐसा लगता है कि संजय यादव अचानक पार्टी में सबसे मजबूत होकर उभरे हैं, और जाहिर है जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो इनसे नाराज हैं। देखिए, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की हैं, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। चलते इलेक्शन के बीच 10,000 रुपया डालने की बात करना या डालना, यह बेहद खतरनाक है। आचार संहिता लगने के बाद जहां पहले से चल रही योजनाएं रोक दी जाती हैं, वहां एक नई योजना शुरू करना और लोगों के खाते में पैसा डालना, जिस तरह से नाम कटे हैं, नाम जुड़े हैं, सबको लेकर सवाल हैं। तो चुनाव आयोग को मैं बरी नहीं कर रहा हूं। कई लोगों ने कमेंट में लिखा, जब मैंने पहले बात की कि आप चुनाव आयोग पे कुछ नहीं कह रहे, उसमें भी मैंने कहा था, अगर आप गौर से सुनेंगे, चुनाव आयोग ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहने दी है विपक्ष के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ऐसा है तो विपक्ष को और मजबूत होना चाहिए था, और ताकत के साथ विपक्ष को एक होकर आना चाहिए था। हुआ क्या? बहुत साफ दिख रहा है कि रोहिणी आचार्य हो या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद हो, इन लोगों ने इतना किया कि चुनाव के बीच में कुछ नहीं बोला कि पार्टी का नुकसान ना हो। लेकिन चुनाव खत्म होते ही डॉक्टर शकील अहमद, जो खानदानी कांग्रेसी हैं, 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इधर लालू प्रसाद यादव के परिवार में ही चिंग साफ साफ दिखाई देने लगे। मीसा भारती का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रोहिणी आचार्य का लगातार बयान आ रहा है। पहले उन्होंने कहा मैंने परिवार को छोड़ दिया है, फिर उनका बयान आया कि मेरी दिक्कत सिर्फ भाई से है, यानी तेजस्वी से है, माता और पिता से मेरी कोई दिक्कत नहीं है। अब दुनिया भर की चीजें आ रही हैं। आ रहा है कि लालू जी रो रहे थे उस समय जिस तरह से विवाद चल रहा था। रोहिणी आचार्य को कहा गया कि तुमने गंदी किडनी दी, कुछ भाई मीडिया वालों को तो बहाना मिला है तो वो तो करेंगे ही। अब कहा जा रहा है उनका पारिवारिक मामला है, उसमें नहीं बोलना चाहिए। देखिए, बहुत साफ बात है, जब आपका परिवार पॉलिटिकल होगा तो परिवार के बारे में बातें भी होंगी। लालू जी की 7 बेटियां हैं, जिसमें से 2 बेटियां पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, 5 बेटियां पॉलिटिक्स में कोई खास एक्टिव नहीं है। पॉलिटिकल परिवारों में कई की शादी हुई है, लेकिन वो राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती हैं। तो जाहिर है उनके बारे में बात भी नहीं होती। वो निजी जिंदगी जी रही हैं, तो निजी जिंदगी उनकी है, उसका सब लोग रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जब रोहिणी आचार्य बाहर आती हैं, बाकायदा बयान देती हैं, या तेज प्रताप यादव बयान देते हैं कि बहन के साथ हुआ तो मैं कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र चला दूंगा, या पिताजी एक बार आदेश करें तो जयचंदों को जमीन में मिला दूंगा, वगैरह वगैरह, जब बयान देते हैं तो ये बयान पॉलिटिकल है। तो ये लड़ाई भी पॉलिटिकल है, इस पर बात होगी, आप रोक नहीं सकते। अगर परिवार पॉलिटिकल है, मीसा चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत चुकी हैं, पिछली बार अभी इन्होंने चुनाव लड़ा था, रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ा था, तेज प्रताप तो एक्टिव हैं ही, विधायक मंत्री रह चुके हैं, तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं वहां पर, लालू प्रसाद यादव कई बार के मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी यादव मुख्यमंत्री रही हैं। तो जब पूरा परिवार पॉलिटिकल है तो परिवार के अंदर जो बातें होंगी, बाहर अगर आएंगी तो उन पर चर्चा तो होगी। वो चर्चा करने से आप नहीं रोक सकते, बाहर आती ही इसीलिए है कि वो चर्चा होंगी। अगर चर्चा नहीं चाहिए थी तो उनको बाहर जाने से पहले ही रोकना चाहिए था। अगर किसी की गलती थी तो उसको माफी मांगना चाहिए था, माता पिता को मिलकर समझाना चाहिए था, और किसी तरह से इस मामले को बाहर आने से रोकना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
और ये बिहार के अंदर आने वाले समय में एक बड़ी समस्या के बारे में बता रहा है। देखिए, अगर आरजेडी कमजोर होती है तो लिख के रख लीजिए कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। मान के यही चला जाता है कि नीतीश कुमार जी शायद अगली बार जब चुनाव हो लोकसभा का 5 साल बाद तो एक्टिव ना हो। अब अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो उन्होंने अपने बेटे को तो आगे किया नहीं है, जेडीयू कौन चलाएगा? जो लोग जेडीयू चला सकते हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे बाकी लोग हों, उनके लिए बहुत आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बनाए रखने में। यह भी हो सकता है कि जेडीयू के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। आरजेडी में वो जाएंगे नहीं। कांग्रेस इतनी कमजोर अभी है फिलहाल कि उसमें कोई जाकर अपना भविष्य क्यों नष्ट करेगा। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत होगी और अगली बार चुनाव पूर्ण बहुमत से भी जीत सकती है। उसकी सीटें लगातार बढ़ रही हैं। बहुत सारी बातें की गई, स्ट्राइक रेट की बात की गई। थोड़ा पीछे चलिए, जब नीतीश कुमार ने पहली बार समझौता किया था लालू प्रसाद यादव जी से और 101 सीटें बटी थी, तो 80 सीटें लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को भी आई थी। 80% का स्ट्राइक रेट था। और अगर मुझे ठीक से याद है तो नीतीश कुमार को भी 70 से ऊपर सीटें आई थी, यानी 70 का स्ट्राइक रेट था। तो गठबंधन जब कायदे का होता है, वोट ट्रांसफर होते हैं, सोच समझकर उम्मीदवार दिए जाते हैं, तो जीत में ट्रांसलेशन भी उसका अच्छे से होता है। इस बार जिस तरह के आरोप लगे, पहले तो आखिरी समय तक कौन सी पार्टी लड़ेगी यह तय नहीं हुआ, उसके बाद टिकट बंटवारे में पैसे लेने के आरोप लगे, बहुत सारी चीजें हुई। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की वजह से अगर ये जीत 20% हासिल हुई है तो 80% जीत जो है वो विपक्ष की कमजोरियों की वजह से भी हासिल हुई है। विपक्ष पूरी तरह से एक ही नैरेटिव बनाने पे लगा हुआ है कि चुनाव आयोग की वजह से हम हार गए। इसका मतलब यह होता है कि आप अपनी कमजोरियां नहीं देखना चाहते हैं। जहां चुनाव के दूसरे दिन परिवार के अंदर, जो परिवार नेतृत्व में है, जो परिवार गठबंधन का नेता है, उसके अंदर इस तरह की चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएं, आप समझ सकते हैं कि चुनाव के वक्त भी अंदर कितना मनमुटाव चल रहा होगा, किस तरह से चुनाव लड़ा गया होगा। और कांग्रेस पर तो मैं काफी कुछ कह चुका हूं, लेकिन यह चुनाव ऐसा है कि आरजेडी डूबी और अपने साथ कांग्रेस और वाम को भी लेकर डूब गई। अगर आरजेडी आगे बढ़कर अपनी कमियों पर विचार नहीं करेगी, अपने नेतृत्व पर विचार नहीं करेगी, अपनी राजनीति पर विचार नहीं करेगी, तो मामला और बिगड़ता जाएगा। अब यह उम्मीद करना कि आपके भाग्य से सेब एक दिन टपक कर गिरेगा, जनता खुश होकर आपको वोट दे देगी, ये विचार करना बेकार की चीज हो गई है। जनता अब रोटी पलट नहीं रही। जनता को एक तरफ की जली हुई रोटी ही पसंद आने लगी है, क्योंकि उसको डर है कि अगर पलटा तो रोटी दोनों तरफ से जल जाएगी। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।